दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, बिहार के चुनाव में एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि सत्ता पक्ष को जितना भरोसा था, जितना विश्वास था कि ये चुनाव मोदी जी और नीतीश जी के चेहरे पर वो बहुत आराम से जीत लेंगे बिहार, लेकिन चुनाव प्रचार के दरमियान उनको बिल्कुल साफ साफ पता चल गया कि बिहार इतना आसान नहीं है। बिहार हिंदी क्षेत्र के अन्य प्रदेशों से वाकई थोड़ा मुश्किल प्रदेश है बीजेपी के लिए। और यही कारण है, इसका सबूत भी है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर पिछले कुछ वर्षों को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सरकार पहले बनाई थी, राजस्थान में बनाई थी, छत्तीसगढ़ में भी बनाई थी, दिल्ली में तो बनाते ही रहे, बीच में आते जाते रहे। लेकिन एक ऐसा राज्य, और झारखंड में भी बनाई थी, लेकिन एक राज्य बचा रह गया, बिहार, जहां वो कभी अपने नेतृत्व में सरकार नहीं बना सका। नेवर। आरएसएस का काम था बिहार में, अन्य प्रदेशों की तरह बीजेपी का भी काम था। बीजेपी बहुत पहले से वहां एक्टिव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता का मजा, सत्ता का सुख 20 साल से लेती आ रही है, लेकिन सत्ता का नेतृत्व करने का मौका उसको कभी नहीं मिला। वो अपने चीफ मिनिस्टर की अगुवाई में सरकार नहीं बना सकी। उसको नीतीश कुमार का सहारा हमेशा लेना पड़ा। लेकिन इस बार वो चाहती है कि नीतीश कुमार का सहारा न लेना पड़े, और इसीलिए नीतीश कुमार को चुनाव से पहले, आमतौर पे चुनाव से पहले अगर किसी को दरकिनार करना भी होता है अपने एलआई को, तो कभी पार्टी इस तरह का एटीट्यूड नहीं दिखाती, कोई भी पार्टी। लेकिन बीजेपी जिस तरह का साफ साफ ऐलान सा कर रही है कि भाई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पहले से कोई तयशुदा नहीं है और ये विधायक तय करेंगे, ये बात कह रही है बीजेपी, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार जी के लिए तो शौक है। शौक इसलिए है कि जब उनके पास 43 सीट्स थी जो मौजूदा विधानसभा में, तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस बार तो वो समझ रहे हैं कि उनको सीटें ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि चिराग पासवान वाली गड़बड़ी इस बार नहीं है। चिराग पासवान को तो पिछली बार बाहर लड़ने को कहा ही गया था, इसलिए कि वो नीतीश कुमार की सीटें कम करा सकें। अब इस बार वो अंदर रहकर क्या कम करा पाएंगे उनकी सीटें या नहीं, ये देखना है। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार जी को बिल्कुल समझ में आ गई है बात कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी उनको नहीं बनाएगी, अगर एनडीए बहुमत पा जाता है तो भी। ये बिल्कुल साफ है। वो रैलियों में भी प्रधानमंत्री की नहीं जा रहे हैं। ये कोई आसान बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की रैली हो रही हो और वो उन रैलियों में शिरकत नहीं कर रहे हैं। पहले वो शिरकत करते थे, लेकिन इधर नहीं कर रहे हैं। पटना में बहुत बड़ा रोड शो हुआ संडे को, लेकिन उसमें वो नहीं दिखाई पड़े। उनकी जगह राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह थे, जो केंद्र में मंत्री हैं। तो ये जो नीतीश कुमार जी को एहसास हुआ है, उनको आभास हुआ है कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे, इसका क्या मतलब निकलेगा उनके ऊपर, उनके समर्थकों के ऊपर, ये भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात भी साफ है कि उनकी पार्टी पूरी तरह अब उनके साथ नहीं है। पार्टी के बहुत सारे नेता जो नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी माने जाते रहे हैं, वो अब नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी के नजदीक है। वो मोदी जी और अमित शाह दोनों के साथ खड़े रहेंगे जब कभी बात आएगी कि कौन नेतृत्व करेगा सरकार का, अगर एनडीए को बहुमत आता है तो। मोदी जी और अमित शाह जी जो कहेंगे वही वो मानेंगे, आप लिख कर ले लीजिए। नीतीश जी जो कहेंगे उनकी पार्टी के नेता भी नहीं बात मानेंगे, कुछ लोगों को छोड़कर। श्रवण कुमार जैसे लोग, विजेंद्र यादव जैसे लोग, नरेंद्र
नारायण यादव जैसे लोग, ये कुछ लोग हैं जेडीयू में अभी भी जो एमएलए का टिकट लेकर चुनाव भी लड़ रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। तो ये लोग अभी भी उनके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन अब जैसे ललन जी हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, इसके अलावा विजय चौधरी जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं, ये लोग कोई ठिकाना नहीं कि ये कब कहाँ रहेंगे, और ये तो भविष्य की बात समझ में आएगी। संजय झा जी इसको ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होने जा रहा है पार्टी में, क्योंकि वो माना जाता है कि वो असल थिंक टैंक वही हैं जो कारगर कदम भविष्य में उठाया जाएगा जेडीयू के स्तर पर या जेडीयू के लिए। वैसे भी उनको माना जाता रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार जी के बीच वो एक तरह से सेतु का काम करते रहे हैं, पुल का काम करते रहे हैं। लेकिन पुल कई बार किसी एक किनारे की तरफ ज़्यादा झुका दिखता है, तो वही स्थिति संजय झा जी की है। तो इस चुनाव में एक बात और सामने उभर कर आई है कि प्रशासन तंत्र के जरिए चुनाव जीतने की भरपूर कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जेडीयू का लीडरशिप उतना प्रोएक्टिव नहीं है इस बार चुनाव में जितना बीजेपी प्रोएक्टिव है। पहले नीतीश कुमार जी के यहां से सारी स्ट्रेटजी बना करती थी, अब बीजेपी की तरफ से स्ट्रेटजी बनती है और दिल्ली से सीधे वो पटना कन्वे कर दी जाती है और फिर चुनाव में उसको एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट किया जाता है। कौन डीएम कहाँ रहेगा, कौन एसपी कहाँ रहेगा, ये सब पहले तय हो चुका था और उसी के अनुसार चुनाव की उद्घोषणा से पहले, नोटिफिकेशन होने से पहले सबको सब जिलों में तैनात कर दिया गया था। जितने चेंजेज हुए थे वो पहले ही हो गए थे और नीतीश कुमार जी ने अपनी मर्जी से नहीं किए थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मर्जी से किए थे। और जो लोग बिहार को चला रहे हैं इस समय अफसर, वो भी बीजेपी के प्रति ज़्यादा जवाबदेह है, बीजेपी लीडरशिप के दिल्ली में, जितने की नीतीश कुमार जी के वो जवाबदेह हैं उनके प्रति। तो इसलिए दोस्तों प्रशासन तंत्र जो है पूरा का पूरा बिहार का, वह भी एक खास ढंग से ऑपरेट कर रहा है। आपने देखा अभी हाल में मोकामा की घटना के बारे में, जब तक राजनीतिक नेतृत्व ने कुछ नहीं कहा या नहीं आदेश दिया तब तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया। नामजद रिपोर्ट के बावजूद उनकी गिरफ्तारी तब तक अनंत सिंह की नहीं हुई जब तक कि आदेश नहीं जारी हुआ। और इसका तो संकेत मिल गया केंद्रीय नेताओं के बयान से कि सम्राट चौधरी ने इनिशिएटिव लिया। अरे भाई, इसमें सम्राट चौधरी को इनिशिएटिव लेने की क्या जरूरत है? इलेक्शन डिक्लेयर्ड है, इलेक्शन हो रहा है, इसमें तो प्रशासन के हाथ में पूरा अधिकार है कि वो कानून व्यवस्था के हिसाब को देखे और कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए वह कदम उठाए। लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया, प्रशासन ने राजनीतिक आकाओं का इंतजार किया उनके आदेश मिलने का। तब आप सोच सकते हैं कि किस तरह प्रशासन कहां से निर्देशित हो रहा है। तो ये चुनाव कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चुनाव में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये ठीक है कि राहुल गांधी ने थोड़ा विलंब से शुरू किया अभियान, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी दुरुस्त आयद इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लोगों में, और जिस तरह का वो प्रचार कर रहे हैं जिस नई स्टाइल के साथ, उसे नौजवानों में, साधारण लोगों में उनके प्रति आकर्षण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी बेगूसराय के किसी इलाके में गए, सहनी जी भी उनके साथ थे, मुकेश सहनी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में जिनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगर बहुमत आया महागठबंधन को तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो भी उनके साथ थे। और भी कुछ लोग थे कांग्रेस के, और वो सहनी लोगों के बीच और जो मछली मारने वाले नौजवान हैं गांव के, उनके साथ तालाब में कूद पड़े, पानी में। और लोगों ने इस अद्भुत दृश्य को सोचा और समझा कि भाई ये तो पहली बार ऐसा है कि इतना बड़ा नेता, जिसको समझते हैं कि नेहरू गांधी परिवार का इतना सुकुमार नेता होगा, और वो अचानक वो उछल करके नाव से कूद करके और तालाब में गए, ऐसा नेता कौन भला होगा। तो ये सब भी चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं ग्रामीण लोगों को, खासकर आम लोगों को। अब ये ठीक है कि ये सब प्रभावित करने वाली चीज़ें, नीतिगत जो फैसले हैं उनमें भी अमल में आनी चाहिए। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के प्रति लोगों में एक जरूर ये सम्मान है कि वो जो कह रहे हैं उसको अमली जामा पहनाएंगे।
तेजस्वी यादव के प्रति भी है, क्योंकि उन्होंने रोजगार के मोर्चे पर बहुत बड़ा कदम उठाया था जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और माना जाता है कि उनके ही प्रस्ताव पर नीतीश कुमार जी ने नौकरियों में काफी बड़े फैसले किए और बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली। जातिवार जो सर्वेक्षण हुआ था बिहार का, उसमें भी आरजेडी और तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, ऐसे देखने में जो लग रहा है, जो बहुत सारे लोगों से मैं डेली बात करता हूं बिहार में, जो लोग पोस्टेड हैं या जो लोग बिहार में काम करने गए हैं, इलेक्शन कवरेज करने, पत्रकार, गैर पत्रकार, और बहुत सारे जो हमारे समय के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार के अलग अलग जिलों में हैं, कुछ लोग रिटायर्ड हैं, कुछ लोग अभी अभी रिटायर हुए हैं। तो लोगों से बात जो मैं करता रहता हूँ, उससे ऐसा लगता है कि समाज में, यानी जनता के बड़े हिस्से में, महागठबंधन बहुत तेजी से पकड़ अपनी बनाता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कास्ट इक्वेशंस देखिए, क्योंकि बिहार में कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और देश के ज्यादातर हलकों में ऐसा है, ऐसा नहीं कि केवल बिहार में है, लेकिन बिहार में दलबंदियां बहुत क्लियर हैं जाति के आधार पर। और उन दलबंदियों के हिसाब से भी देखें तो ये पहला चुनाव है बहुत वर्षों के बाद जब एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी का एक उल्लेखनीय हिस्सा नीतीश कुमार के प्रभामंडल से थोड़ा सा हटा है, क्योंकि उनको डर है कि उनके नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो वो जो है आरजेडी और कांग्रेस से प्रभावित हुआ है। वैसे भी आपको याद होगा कि कांग्रेस ने, आरजेडी ने, सीपीआईएमएल ने मिलकर एक ईबीसी संकल्प पत्र जारी किया था चुनाव की उद्घोषणा से जस्ट पहले, और उसके लिए राहुल गांधी बाकायदे पटना गए थे दिल्ली से। तो वो भी काफी इंपैक्ट उसका पड़ा है, उसमें बहुत सारे वायदे किए गए हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी के आने से भी, जो स्वयं ईबीसी कम्युनिटी के हैं, जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी है, उसमें पकड़ बनी है महागठबंधन की। और अन्य बैकवर्ड कम्युनिटीज में ऑलरेडी महागठबंधन एनडीए के मुकाबले बहुत आगे है, बहुत आगे है। तो ईबीसी ही वो कमजोर कड़ी थी महागठबंधन की, जहां उसने नीतीश कुमार जी को एक तरह से कमजोर किया है, या नीतीश कुमार जी की पार्टी और बीजेपी के रिश्तों के बीच जो पेंच निकल आया है, उस पेंच के कारण भी बहुत सारे ईबीसी कम्युनिटी में एक लोग जो हैं, एक समाज के बड़े हिस्से के लोग, वो आरजेडी की तरफ, सीपीआईएमएल की तरफ, कांग्रेस की तरफ और मुकेश सहनी की तरफ खींचे आ गए हैं। उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी से अब बात नहीं बनेगी, वहां पर बीजेपी आ गई है। और बीजेपी में सब समझते हैं लोग, ये कोई इसके लिए किसी को विद्वान होने की जरूरत नहीं है, आम आदमी भी गांव का समझता है कि वो एक अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टी है। उसमें चाहे जो भी जाएगा, लेकिन लीडरशिप जो है, असल जो कंट्रोल आरएसएस का है, वो अपर कास्ट के पास है। और अपर कास्ट परक नीतियां भी वो अख्तियार करता है, जैसे ईडब्ल्यूएस। और ईडब्ल्यूएस के जरिए उन्होंने जो काम किया है, ऑलरेडी 50% सीटें, 50% से अधिक सीटें अपर कास्ट के लिए एक तरह से सुरक्षित हैं। सुरक्षित इन द सेंस कि नॉट टेक्निकल शब्दों में, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों में, लेकिन अगर 49.5% रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी मिलाकर है, तो जो शेष सीटें मिलती हैं वो तो जनरल को हैं। जनरल का मतलब अपर कास्ट। तो ऑलरेडी आपके पास 50% से ज्यादा सीटें ओपन थी, लेकिन फिर भी 10% ईडब्ल्यूएस हुआ और आरएसएस बीजेपी नहीं कराया। और अब उनका जो कट ऑफ पॉइंट है हमेशा हर नौकरी में कम दिखाई दे रहा है, और ओबीसी और ईबीसी का जो कट ऑफ पॉइंट है वो ईडब्ल्यूएस की बात छोड़िए, वो अपर कास्ट यानी आम जो अपर कास्ट है, जिसको कि जनरल सीट्स कहते हैं, उनसे भी ज्यादा ऊपर जा रहा है। और साफ इसके अलावा ओबीसी और अन्य जो तबके हैं, उनके 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 एम्प्लॉयमेंट में कई बार नॉट फाउंड सुटेबल चला आ रहा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस मामले में नॉट फाउंड सुटेबल कभी नहीं दिखाई पड़ता है। तो आम आदमी को भी ये बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि लोगों में इस बार थोड़ा सा झुकाव महागठबंधन के प्रति उन वर्गों में भी बढ़ा है जो आमतौर पे नीतीश कुमार जी के कारण एनडीए की तरफ चले जाते थे। एक बात और जो दिखी है इस चुनाव में, जो बहुत खास है, एसआईआर। और एसआईआर ने पूरे चुनाव को अपने ढंग से प्रभावित किया है। कितने नाम कटे हैं और कितने नाम जुड़े हैं, ये मतदान के दिन और ज्यादा क्लियरली दिखाई पड़ेगा। बहुत सारी कंप्लेंट्स आएंगी, बहुत सारी आपत्तियां लोग जताएंगे, उनका भी पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर समझने की है कि एसआईआर ने जितना नुकसान किया होगा, मैं नहीं जानता कितना किया है और कितने लोगों का वोटिंग राइट उसने छीना है बिहार में।
लेकिन एक चीज जरूर मैं जानता हूं कि जो ये 10,000 रुपए चुनाव के दौरान भी बांटे जा रहे हैं महिलाओं के लिए, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारे देश में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, दरअसल ये इसके भी खिलाफ है। अगर इसके चौथे प्रावधान को आप देखें, फोर्थ प्रोविजन जो ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उम्मीदवार भ्रष्टाचार, अपराध, घूस, मतदाताओं को डराने, धमकाने या लालच देने जैसी गतिविधियों से दूर रहेंगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि चुनाव के दौरान पैसा उनके यहां गिर रहा है। भाई, आप चुनाव के दौरान तो रोक सकते थे। कौन नहीं जानता है कि ये 10,000 रुपए की स्कीम चुनाव के लिए लाई गई। अगर चुनाव के लिए नहीं लाई गई होती तो ये 2024 में भी होती, लेकिन 2024 में नहीं थी। 2025 में चुनाव की घोषणा से ऐन पहले ये लागू हुई और अब बड़े पैमाने पर लोगों को दिया जा रहा है। 1.5 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है जो लोगों को दिया गया है, महिलाओं को। तो ये एक तरह से रिश्वत है, चुनावी रिश्वत, कि भाई देखिए हम तो आपको पैसा दे रहे हैं, सरकारी पैसा दे रहे हैं, आप या तो पहले कर देते या तो नहीं बाद में करते। चुनाव के दौरान तो जो पहले से तयशुदा चीजें होती थी उसको भी रोक दिया जाता था 2014 से पहले, हम लोगों को याद है। लेकिन ये नया रिवाज चला है। तो ये ऐसा लगता है कि पूरा तंत्र चुनाव लड़ रहा है, जन नहीं, सत्ता पक्ष के लिए तंत्र काम कर रहा है और कोई सुनवाई नहीं है इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन होता है तो कोर्ट नहीं देखती है किसी मसले को, सर्वे सर्वा हो जाता है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का पूरा तंत्र, ब्यूरोक्रेसी, सब मिलकर एक बहुत ही बड़ा समूह बना रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वो सत्ता पक्ष के लिए छाता बन गए हैं, छत्र बन गए हैं, कवच बन गए हैं, कि जो जैसे हो जीते वो, इसका एक तरह से लगता है कि प्रबंध हो रहा है। और दूसरी तरफ जनता है, जन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनडीए को जनता नहीं वोट दे रही है, दे रही है उसको भी, लेकिन इधर सिर्फ जन है, उधर तंत्र भी है और बड़े पैमाने पर है। तो ये चुनाव जन और तंत्र के बीच का हो गया है। अब देखिए जन और तंत्र में किसकी जीत होती है दोस्तों। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।